हेलो फ्रेंड्स, सभी टेक्नीशियन भाई को मेरा नमस्ते। आज आप देख सकते हैं हमारे पास डाइकिन कंपनी का इन्वर्टर एसी का पीसीबी रिपेयर होने के लिए आया था, जिसमें कि टेक्नीशियन भाई का समस्या ये था कि इसके अंदर U4 का एरर दे रहा है। तो U4 का जो एरर होता है वो बेसिकली इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन का एरर है। और अभी हम इसके अंदर आउटडोर के अंदर जो है कि देखें तो फिजिकली मुझे कुछ दिखा नहीं है ख़राब हुआ चीज़ या जला हुआ चीज़। और इसका जो इंडोर है, जो कि हम आपको भी दिखा देते हैं, जो कि आप देख सकते हैं इंडोर भी मेरा ओके है, किसी प्रकार का कोई डैमेज वगैरह नहीं दिख रहा है मुझे इस वक्त। तो अभी हम सीधे ही आउटडोर पे आए हैं और इसको हम देखते हैं ऐसा क्या दिक्कत आ रही है जिससे U4 का कोड आ रहा है। तो अभी हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन जो है कि देने जा रहे हैं इसको। तो अभी हमने यहाँ लाइन दे दिया है। एक बार हम आपको वोल्टेज दिखा देते हैं जो हमें मिलने चाहिए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, जो कि यहाँ पे 333 वोल्टेज बना हुआ दिख रहा है। इस प्रॉब को हम उल्टा कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं 333 वोल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब 333 मिल रहा है डीसी, तो यहाँ पर हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलने चाहिए जो कि 12, 5, 15 जो भी होना चाहिए। तो अभी हम इसके इनपुट पे चेक कर लेते हैं, जो कि हमें 369 मिली वोल्ट के आसपास मिल रहा है, जो कि नहीं मिलने चाहिए थे इसे। अब इसी को इस वाले पे हम देख लेते हैं, इसके कैपेसिटर पे। तो यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 171 मिली वोल्ट जो कि मिल रहा है हमें, जो कि आउटपुट हमें ये नहीं दे रहा है। और वोल्टेज हमारा जितने भी बनने चाहिए थे वो सारे ही बन रहे हैं इनपुट में, बट ये आपका जो आउटपुट है वो नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है इसका जो एसएमपीएस है वो डिफेक्ट हो चुका है। तो अभी हम इसे हॉट टेस्टिंग कर चुके हैं, अब इसे कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। अभी इसका जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएगा, उसके बाद हम इसे कोल्ड टेस्टिंग करने वाले हैं। बाकी हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा इसके अंदर डिटेल समझाएंगे। पहले आप देख सकते हैं कि अब की जो डाइकिन के इन्वर्टर एसी के आउटडोर बोर्ड हैं वो थोड़ा छोटे होने लगे हैं। पहले काफ़ी बड़े बड़े आते थे। ये जो है आपका एक कंट्रोल बोर्ड है, जो कि ये पूरा ही मैनेजमेंट यहाँ से होता है। इसके अंदर एक और होता है पीटीएम बोलते हैं उसको, जिसे हम अपनी शॉर्टकट में पीटीएम बोलते हैं। और उसका जो पूरा नाम है वो है पावर ट्रांजिस्टर मॉड्यूल, जो कि आपको हम थोड़ी देर में उसको भी दिखा देंगे। तो एक पावर ट्रांजिस्टर मॉड्यूल हो गया जो कि कंप्रेसर को ड्राइव कराने के लिए होता है। उसी के बदले में अब जो है कि आईपीएम का आविष्कार हुआ है। पहले आईपीएम नहीं बना था, तो पीटीएम को आप समझ लीजिए कि अब इस फॉर्म में डाल दिया है उन्होंने। तो अभी इसके अंदर जो है कि एक और पीसीबी लगी होती थी, जो कि छोटी सी डिस्प्ले के अंदर आती थी, जिसे हम नॉइज़ फ़िल्टर पीसीबी बोलते थे। तो हालांकि अब ये सारे ही बंद हो गए हैं, सिर्फ एक छोटा सा बोर्ड आ रहा है, उसी के अंदर सारा ही तामझाम हो गया है। पहले इसके अंदर जो ये वाली बोर्ड लगी है डिप में, ये आपका माइक्रो कंट्रोलर है, जिसके अंदर सारा ही फंक्शन जो है कि ऑपरेट होता है। और ये वाला जो बोर्ड है, जो ये मॉड्यूल है, ये आपका कम्युनिकेशन मॉड्यूल है, जो कि इंडोर से आउटडोर के बीच में जो भी डाटा होता है वो आदान प्रदान करने का काम करते हैं। अब इसे इस पैकेज में इसे बनाया गया इसलिए है ताकि इसकी जो डाटा है वो किसी को पता न चल पाए। ऐसा कंपनी की कुछ पॉलिसी होंगी। बाकी आप ये देख सकते हैं एक जो मॉड्यूल लगा है, ये है हमारा पीटीएम को ड्राइव कराने के लिए, जो हमने बोला कि पावर ट्रांजिस्टर मॉड्यूल है, उसको ड्राइव कराने के लिए उसके गेट पर सिग्नल देने का काम करता है ये वाला आईसी, जो कि ये देखने में छोटा है लेकिन ये एक तरह का प्रोसेसर ही है। तो
अभी इसका जो दिक्कत है वो हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी इसे हम एक बार कोल्ड टेस्टिंग पे लाते हैं। तो अभी हमने इसे देखा है रजिस्टर को, तो इसका जो रजिस्टर है ये ओपन है। हालांकि इससे पहले हमने इसे चेक कर लिया था ताकि हमारा जो समय है वो बचे रहे। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो है किसी प्रकार का कोई वैल्यू जो है नहीं बता रहा है, जो कि आप देख सकते हैं मेगा ओम में जा रही है ये। तो ये मेगा ओम में जा रही है, इसका मतलब ये जो रजिस्टर है ये मेरा ओपन हो चुका है। अब ये ओपन होता किस लिए है, जब ये आपका स्विचिंग आईसी है जिसे हम STRL 472 इसे भी बोलते हैं, ये आपका एक तरह का मॉसफेट है। और ये मॉसफेट जो है कि इस SM ट्रांसफार्मर को स्विच कराता है, और जब ये ख़राब होता है तो निश्चित रूप से ये भी ख़राब होता है आपका, जो कि ये सनकेन कंपनी का है। और ये आपका लगभग 85 वाट के अंदर आता है। तो अभी हम इन दोनों को चेंज करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं ये हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है ऑन होता है या नहीं। बाकी इसमें U2 और H6 दो कोड आते हैं, जो कि उन दोनों की वजह से हमारा बोर्ड जो है बन नहीं पाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि उसका जो PTM होता है यानी पावर ट्रांजिस्टर मॉड्यूल, वो ख़राब हो जाता है और वो रिपेयरेबल नहीं होता। जैसे IPM है वो एक बार जल जाता है तो रिपेयर नहीं होता, उसी प्रकार से PTM है जो कि जल जाने के बाद ख़राब हो जाता है बिल्कुल। तो इसीलिए हम उसे रिपेयर नहीं करते हैं। U2 और H6 का, H6 में रोटर पोजीशन डिटेक्शन एरर का कोड है ये, और ये उसी से रिलेटेड होता है। बाकी इसके अंदर आप नॉइज़ फ़िल्टर सेक्शन देख लीजिए, यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कि यहाँ से AC को फ़िल्ट्रेशन करने का काम करते हैं ये सब। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक MOV लगा है, जो कि हमें इसे मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर बोलते हैं, जो कि ये लाइन और न्यूट्रल के बीच में लगा होता है यानी पैरेलल में। तो ये लाइन अगर हाई आ जाए तो इसको जो है प्रोटेक्शन के लिए लगाया है। अगर हम इसे तोड़ के फेंक देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये जब कभी दोबारा लाइट तेज आएगा तो ये नहीं काम करेगा उस वक्त, तो आगे की सर्किट जो भी है वो जल जाएंगी। इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर डाला जाता है इसे। बाकी ये आपका जो है EMI कैपेसिटर है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बोलते हैं, जो कि ये कैपेसिटर क्या करता है, अपने अंदर जो लाइन और न्यूट्रल के बीच में जो भी नॉइज़ कैंसिलेशन होता है उसे वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे कोई भी प्रकार का हार्मोनिक्स या नॉइज़ आगे न जा सके, इसके लिए ये लगाया जाता है। और ये है आपका डुअल लाइन फ़िल्टर। डुअल लाइन फ़िल्टर क्या करता है, इसके अंदर कोई भी वोल्टेज जब जाती है तो ये अपने उस उतार चढ़ाव को रोकता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो काफ़ी तेज़ इधर उधर भागते रहते हैं, तो उसे वो कंट्रोल करता है एक तरह से। आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ है आराम से जाइए, ऐसा ये कहता है, इंडक्टर इसे बोलते हैं। अगर ये उछल कूद करके जाते हैं तो उसे वो रोक करके अपने अंदर जो है सप्रेस कर लेता है। बाकी यहाँ पर एक और लगा है, इससे बड़ा है थोड़ा। अगर ये उस ना फ़िल्टर नहीं कर पाएगा तो ये थोड़ा ज़्यादा करेगा उस वक्त। बाकी एक छोटा सा डुअल लाइन फ़िल्टर यहाँ पर और देखने को मिला है हमें। इन सब के बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, जो हम इसे बोलते हैं सिरेमिक कैपेसिटर, जो सेम हूबहू बिल्कुल VDR की तरह ही दिखेगा, यानी MOV की तरह ही दिखेगा, जो हम लोग वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर या मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर बोलते हैं।
तो इसके अंदर भी सेम वही कहानी होता है, जैसे कि ये सीरीज में लगा होता है और ये हमारा जो कैपेसिटर है वो पैरेलल में लगा होता है। तो इसके अंदर जो लाइन और न्यूट्रल जाते हैं वो ये दोनों ही लाइन और न्यूट्रल में अगर कोई डिफरेंस या फिर नॉइज़ या हार्मोनिक्स आएगा तो ये उस वक्त काम करेगा। अगर किसी पर्टिकुलर एक वायर में हमारा कोई नॉइज़ कैंसिलेशन या फिर किसी प्रकार का हार्मोनिक्स आएगा तो उस कंडीशन में ये सप्रेस करेगा अपने अंदर। तो इन सब का एक अलग अलग काम है। पहले अगर हमें बेसिक चीज़ों को समझ में नहीं आएगा तो आगे हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आप समझ सकते हैं ये सब प्रोटेक्शन के लिए लगे होते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपेसिटर और लगे हैं, थोड़ा सा हैवी लगे हैं, जिससे कि और अच्छे से हमारा जो स्मूथ हो सके लाइट। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लगा है एक और VDR जो कि लाइट को कंट्रोल करके यहाँ पर भेजेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फ्यूजिबल रजिस्टर लगा है जो कि सीरीज में होता है ये। तो आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन के लिहाज से काफ़ी सामान इसके अंदर लगाया गया है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये किसी काम के नहीं हैं, लेकिन इसी की वजह से हमें आज जीने खाने को मिल रहा है। अगर ये नहीं रहते तो एक बार एक ही झटके में लाइट आती तो ये सारा ही चीज़ उड़ जाता इसमें। तो हमें उन लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने इन सब चीज़ों को अच्छे से बना करके हम लोगों के पास भेजा है, जिससे कि हम लोग आज जी खा रहे हैं उसी की वजह से। तो अभी हम इसे रिपेयर करने जा रहे हैं। तो अभी हम इसको निकाल करके दूसरा एक लगाते हैं, STRL की जगह कुछ और IC लगाएंगे। देखते हैं हमारा चालू होता है या नहीं।